तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट्स क्लास 12th का न्यू चैप्टर बुक नंबर 3 से चैप्टर नंबर 5। बच्चों चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों हमें इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर हमें जो ध्यान रखना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसका एक फॉर्मेट, आज हम बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मीनिंग, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो शो करती है, शोइंग द चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन। फाइनेंशियली पोजीशन में जो भी बदलाव आते हैं उसके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम in terms of cash and cash equivalent। तो बच्चों ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिफाइन है कि जैसे जैसे बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइम में कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर जो भी बात होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात होगी। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल पोजीशन बदलती रहती है बिजनेस की, वो शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं दूसरी बात करूं कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, तो लिखिए कैश फ्लो आर फ्लोज, आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। यानी कि पैसा आना, पैसा जाना, पैसा आना, पैसा जाना। कैश मतलब यहां पर जो भी बात होगी वो कैश और कैश से रिलेटेड, कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड ही बातें होंगी। ठीक है बच्चों। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो लिखेंगे सबके सब बच्चे। पहला, यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। छोटे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, यूजफुल इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। थर्ड, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन
ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस की पॉलिसी बनाने की जो फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है। चौथा लिखिए, असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। इसके आगे लिखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला पॉइंट लिखिए, क्या क्या खामियां होती हैं। पहला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब ये बेस होता है हिस्टोरिकल, यानी कि जो पीछे से सिद्धांत जो चलते हुए आ रहे हैं उसके ऊपर ये बेस होता है। दूसरा लिखिए बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के ऊपर बेस होता है, ये भी एक अपने आप में खामी है, लिमिटेशंस है। तीसरा लिखिए इग्नोर करता है, ये इग्नोर करता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को। चौथा लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट is not a substitute for income statement। इनकम स्टेटमेंट का कैश फ्लो सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो ये 4 थी लिमिटेशंस कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब जो मैंने आपको बताया था कि किस किस के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस है, तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो हमको यहां पर जो एक्टिविटीज बनानी है वो 3 क्लासिफाइड की गई हैं। तो पहली कौन सी है क्लासिफिकेशन, तो कैश फ्लो जहां से जनरेट होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटी होती है कैश फ्लो की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज हम जिस चीज के बारे में समझेंगे, जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम आज इसके फॉर्मेट, इसके बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पहला टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का। चलो जी, तो यहां पर मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा। चलो देखो बच्चों, कैश फ्लो के 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश इनफ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जो कैश आउटफ्लो होंगे वो किससे होंगे। तो पहला लिखेंगे इनफ्लो के केस के अंदर
लिखेंगे कैश सेल्स। जब भी आप मतलब कैश पर माल बेचोगे तो पैसा आएगा, जब भी आप कैश पर माल बेचोगे तो पैसा आएगा। आपने कभी उधार पे माल बेचा भी हो तो अब डेप्टर जो है आपको पैसा दे रहा है, तो कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम डेप्टर से। तो आपने उसको मे बी 2 महीने पहले एक माल बेचा होगा जब उसने पैसे नहीं दिए होंगे, अब 2 महीने के बाद पैसा वो दे रहा है कैश की फॉर्म में, तो कैश उसने दिया, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो में आएगा। तीसरा लिखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन। अब आपने कोई कमीशन बेस्ड काम किया हो, उसके बेस पर आपको कुछ पैसा मिला हो, या आपने कुछ सर्विस दी हो उसके आधार पर आपको फीस मिली हो, तो वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही तो पार्ट है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि जो आप नॉर्मल वे में करते रहते हैं काम। तो कैश सेल पहला, दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, तीसरा कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फीस, चौथा लिखेंगे रॉयल्टी इनकम। ठीक है, रॉयल्टी इनकम भी एक कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है कैश इनफ्लो के अंदर। अब उसी का जस्ट उल्टा कैश आउटफ्लो। सपोज इन केस आपने माल खरीदा और कैश दे दिया तो उससे आउटफ्लो हुआ, पैसा गया। दूसरा लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब आपने कभी उधार पर माल खरीदा है तो ठीक है, उधार पर आपने माल खरीदा था लेकिन अब आपको पेमेंट तो देनी है ना, आपका कैश चला गया, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। दूसरा कैश ऑपरेटिंग, जैसे कि हमारे आमतौर पर एक्सपेंसेस होते रहते हैं, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट आपने पे कर दिया, सैलरी आपने दी, तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो आप काम करते समय खर्चे करते हैं, तो वो कैश में ही जाता है। चौथा पेमेंट ऑफ वेजेस, कुछ भाड़े के पैसे आपने दिए, वेजेस का मतलब भाड़ा टाइप, और आपने इनकम टैक्स पे करा, तो वो भी आपका कैश आउटफ्लो यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉइंट है। ये स्टार लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश इनकम टैक्स, क्योंकि इसके डबल इफेक्ट होते हैं। वो कैसे होंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा भी, और तब आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो ये मतलब मोटा मोटी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट भी समझाऊंगा कि फॉर्मेट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। बच्चों आपको वो फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, या यूं कह लें कि उस फॉर्मेट के बिना आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्योंकि ये बात ठीक है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि आप काम करने में लगाते हैं, जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप माल खरीदते हो, माल बेचते हो, फिर उसके ऊपर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। वो सारा का सारा जो भी पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ये कुछ पॉइंट्स हैं। आगे फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही, तो वो भी कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि अभी तो ये आपका जो काम है ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। अगर आपका फाइनेंस कंपनी के लिए कोई काम हो तो इसको भी समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही दूसरा पार्ट है फॉर अ फाइनेंस कंपनी। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो फाइनेंस कंपनी ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो उसमें पहले लिखेंगे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये इनफ्लो का ही पार्ट होगा। किस केस में? फाइनेंस कंपनी के केस के अंदर। दूसरा लिखेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कोई सिक्योरिटीज बेच दी है तो उससे पैसा जो आया वो भी कैश इनफ्लो का ही पार्ट होगा फॉर अ फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आउटफ्लो की बात करें तो कैश रिसीव्ड जैसे हमने किया था इंटरेस्ट और डिविडेंड की फॉर्म में, उसी तरीके से कैश हम पे करते हैं फॉर इंटरेस्ट के लिए। दूसरा परचेज फॉर सिक्योरिटी, जैसे बेच के हम पैसा इनफ्लो कर सकते हैं वैसे ही खरीद के हम आउटफ्लो कर सकते हैं। सिक्योरिटी को बेचकर, सिक्योरिटी को खरीदकर, बेचकर हम इनफ्लो कर सकते हैं और खरीदकर हम आउटफ्लो। बात समझ में आ गई। और यही अगर कोई कंपनी फॉर अ इंश्योरेंस की हो,
जैसे कोई व्यक्ति इंश्योरेंस का काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके लिए भी कुछ और एग्जांपल्स होंगे। तो उसके लिए पहला एग्जांपल्स है प्रीमियम्स एंड क्लेम्स रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या क्लेम रिसीव्ड हुए। उसी तरीके से आउटफ्लो में आता है प्रीमियम एंड क्लेम्स पेड, यहां पर उसने पे करे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो हमारा एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल क्या बनेंगे, रेंट रिसीव्ड। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रियल एस्टेट का काम कर रहा है तो उसको रेंट रिसीव्ड होगा, तो उसका पास कैश आएगा और या फिर वो रेंट पे करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 4 बातें थी, जिनकी अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग के हिसाब से उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की बच्चों। तो सबके सब बच्चे अब फॉर्मेट पे ध्यान देंगे। फॉर्मेट कैसे बनाना है इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो भी पॉइंट है वो सारा का सारा फॉर्मेट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और जो फॉर्मेट है ये इनडायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहां पर मैं लिख के भी दे रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड, अब कुछ भी डाल देना 2019-20 या 2018 कुछ भी हो। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट। ठीक है बच्चों, आज हमने जो भी चीजें सीखनी है वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही सीखनी है। तो मैं आपको आज फुल फ्लैज एक पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझा दूंगा। आपको पूरा ये अच्छे से माइंड में रखना है, पूरा याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो आएगा। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी हैं मैं वो आपको नोट में लिखवा दूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो मैं नोट्स में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हमको एडजस्ट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जैसे कि लिखेंगे पहले प्लस में कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो एडेड होंगी और कौन कौन सी वो सब्ट्रैक्टेड होंगी। तो ये जो एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें जो ऐड होगी वो पहली होगी, देख लो जी, लिख लो डेप्रिसिएशन। ये मैं आपको फुल फ्लैज पूरा बताऊंगा, मैं फुल फ्लैज है ये। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लॉस हुआ हो तो वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और वो प्लस होंगी।
यहां पर, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हों तो भी प्लस होंगे इस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर। तो ये चार चीजें प्लस होनी है। अब माइनस के लिखिए, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। चलो पहला लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम हुई हो वो माइनस हो जाएगी। दूसरा लिखेंगे डिविडेंड इनकम, कोई डिविडेंड इनकम प्राप्त हुई हो वो माइनस। कोई रेंटल इनकम मिली हो वो भी माइनस। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो था वो प्लस होगा, यहां पर होगा प्रॉफिट हो या गेन हुआ हो ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर गेन हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो वो माइनस हो जाएगा हमारा ऊपर ही एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें अंदर होंगी और इनका जो टोटल आएगा वो बाहर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, फिर ये सब सारी चीजें अंदर होंगी, इनका टोटल जो होगा वो बाहर आ जाएगा। फिर यहां पर एक पूरा टोटल लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक ऑल क्लियर, कोई यहां पर प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पर भी आपका जो नॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो मैं लिखवाऊंगा, ये स्टार बना लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए मैं अलग से एक और नीचे समझाऊंगा वो क्या चीज है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएंगी जो नोट्स में मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके अंदर एडजस्टमेंट होंगी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड चीजें, जैसे कि जो एडिड होंगी वो होगी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हो तो। और जो डायरेक्टेड होंगी वो होगी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और प्रॉफिट हो सेल पर फिक्स्ड एसेट्स को, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स हमने बेचा उसके ऊपर हमारे को गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कुछ आइटम्स ऊपर की। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी हम फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। अब हमारे को सेकंड पार्ट के अंदर जाना है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बना लेंगे फॉर्मेट। ये इसी का ही कॉन्टिन्यू है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसी का ही कॉन्टिन्यू है, ये इसका कॉन्टिन्यू है, ध्यान रखना, अलग नहीं है इससे। अब लिखेंगे इसी के ही अंदर का, अगर मैं बात बोलूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमारे अभी वर्किंग कैपिटल का कोई खर्चा नहीं हुआ है, उससे पहले का ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आ गया। यानी कि जो आपने ये सब किया है इससे आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल कर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये बात ध्यान में सुन लो, अगर आपके करंट एसेट्स घट रहे होंगे और करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी, अलग अलग हैं दोनों, ऐसा नहीं है कि एक ही है, वो मैंने एक लाइन में लिखवा दिया है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कुछ करंट लायबिलिटी होंगी, कुछ बढ़ रही होंगी, कुछ घट रही होंगी। तो जो करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर के हिसाब से करंट ईयर में बढ़ रही है तो वो प्लस, और अगर करंट एसेट्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से करंट ईयर में तो वो भी प्लस। बात समझ में आ गई? अब माइनस होंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू प्रीवियस ईयर के हिसाब से बढ़ रही हो तो माइनस, और करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर के हिसाब से डिक्रीज हो रही हो तो माइनस। बात समझ में आ गई? मतलब कि माइनस के केस क्या है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और प्लस का कौन सा केस है?
डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये ध्यान में रखना क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ आते जाते आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए। आगे अब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आपने जब ये सब कुछ किया तो आपका आंसर निकल के कुछ आएगा, और जो वो आंसर निकल के आएगा उसको बोलते हैं कैश जर्नेट, कैश जर्नेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, जब हमारे पास ऑपरेशन से कैश जनरेट हो गया तो उसके बाद हमने जो निकाला था, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकाला था ना हमने। जब बिफोर टैक्स हमने निकाल लिया उसके बाद हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं वो पहले का कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स पे करेंगे हम। ब्रैकेट में लिख लो नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड। ठीक है, वो हमने पे किया। अगर हमने जैसे ही पे किया तो हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो, हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा निकल के आ गया जब हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। अब कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, प्लस माइनस होकर हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। तो ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है, जिसके अंदर एडजस्ट करेंगे हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सारे प्लस होंगे और कुछ माइनस होंगे। फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमने डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी निकाल कर उनको प्लस कर देना, मतलब अलग अलग करके। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको माइंड में बिठाना है बस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो तो माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो तो भी माइनस। फिर उसके बाद हमारा कैश जर्नेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमने इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पे करने के बाद हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। फिर हम कुछ प्लस कुछ माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसके अंदर से। लास्ट में हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट की तो बच्चों वो यही है। उसके आगे हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब ये बात रही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का भी आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। जो हमारी बात हुई थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली दे रखा है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा है तो आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालने का क्या ये है फॉर्मेट, ये मैं आपको बता रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का ये पूरा फॉर्मेट है। इसको पूरे आपको स्टार लगा लेना है और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं दी जाएंगी, तो आपको ये भी निकालना ही पड़ेगा अलग से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक नेट प्रॉफिट होगा एज पर स्टेटमेंट, जो कि आपको गिवन होगा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर आपके पास डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का एक डिफरेंस दे रखा होगा ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दे रखा होगा तो इसको लिखना है और इसके अंदर कुछ चीजें प्लस करनी है। अब क्या क्या चीजें प्लस करनी है वो देखिए। ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ट्रांसफर टू रिजर्व्स में क्या क्या आएगा वो देखिए। सबसे पहला आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ब्रैकेट में लिखिए नेट, फिर लिखिए डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए, इस पे भी हम ध्यान देंगे। दूसरा हम निकालेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर। अगर आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा होगा दोनों तरफ, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर प्लस में प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर लेना है और इंटरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई उस साल आपने इंटरियम डिविडेंड पेड किया है तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ही पार्ट है, तो वो भी प्लस करना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। कोई टैक्स बना हो उस साल तो वो प्लस करना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोमा इफ एनी डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ आइटमें के साथ डेबिटेड लिखा होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया जाता है डेबिट में, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी डेबिटेड बैलेंस होंगे वो प्लस होंगे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर। अब माइनस क्या होगा जी? माइनस होगा इसी का उल्टा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी credited to the statement of profit and loss। ठीक है जी, कोई भी चीज क्रेडिटेड बैलेंस शो हो रही हो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो वो माइनस होंगी। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, ब्रैकेट में वही डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है जी, और एक लास्ट में रिफंड of tax credited to the statement of P&L। तो बच्चों ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का फॉर्मेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का फॉर्मेट है। आपको इसको भी पूरा ध्यान में रखना है। इसके अंदर आपको ये प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, इंटरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब ध्यान में रखना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट करा दिया और छोड़ दिया। ये फॉर्मेट इसलिए कराया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है ताकि सबसे पहले आपको ये माइंड में
रहे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो ये फॉर्मेट है इसको आप अपने माइंड में पूरे अच्छे तरीके से उतार लीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो आपको ये ध्यान में रहे, ये ध्यान में आए कि हाँ हमने कौन सी चीज कहाँ उतारनी है, बस यही चीज। क्योंकि जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं ये पूरे थर्ड बुक की, तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूले बेस या फॉर्मेटिंग बेस ही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसके अंदर फॉर्मेट दे रखे होंगे, फॉर्मूले दे रखे होंगे, हमने वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है, बस। चैप्टर 4 जो हमने करंट रेशियो किया है वो भी पूरा फॉर्मूले बेस पे ही था, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये पूरा फॉर्मेटिंग बेस पर है। ये पूरा फॉर्मेट है, इसको अच्छे से माइंड में रख लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो पहले आपको ये याद कर लेना है, मैं आपसे कुछ सुनूंगा इससे रिलेटेड, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद फिर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे फॉर्मेट पे ध्यान देंगे।